मदरसों के सर्वे पर अखिलेश यादव का पहला बयान आया है। अखिलेश यादव ने सर्वे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आस्था को गहरी चोट पहुंचाता है, इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। कल ओवैसी ने अखिलेश की खामोशी पर सवाल उठाए थे और आज अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है और देखिए उन्होंने लिखा है कि यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है और इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मदरसों के सर्वे पर अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो फिर ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में घटना के मास्टरमाइंड जावेद पंप से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर है ये। तो जो हिंसा का मास्टरमाइंड था जावेद पंप, उससे मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। देवरिया जेल में जावेद पंप को बंद किया गया है और देवरिया मिलने जाएंगे अखिलेश यादव जावेद पंप से। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जल्द ही देवरिया जेल जाएंगे, जावेद पंप से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी देवरिया जेल जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है। देश के बड़े मदरसों में शुमार दारुल उलूम नदवा कॉलेज में सर्वे टीम पहुंची। सर्वे टीम ने अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। 3 सदस्यीय टीम ने यहां पर 11 बिंदुओं पर फोकस करते हुए जानकारी इकट्ठा की है। खासतौर से मदरसा कब से है, कहां से रजिस्टर्ड है, कितने छात्र हैं और आय का स्रोत क्या है। जानकारी यह भी मिली है कि दारुल उलूम उलमा मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है। मदरसों के सर्वे के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं वो देश में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार की मंशा मदरसों की बेहतरी करना है। हमारा संकल्प एक हाथ में किताब और एक हाथ में कंप्यूटर। ये मदरसे का सर्वे हो रहा है, हमारी धार्मिकता पर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इन मजहबी नेताओं ने गरीब मुसलमान के बच्चों के अंदर झांक के कभी देखा है? योगी जी ने झांक करके देखा कि ये भी गरीब मुसलमान के बच्चे भी अब्दुल कलाम बन के मिसाइल मैन बन सकते हैं, राष्ट्र ये बन सकते हैं। तो उन्हें ज्ञान और विज्ञान चाहिए। अगर हम सर्वे नहीं करेंगे कोई सरकार, तो कैसे जानेंगे कि यहाँ शिक्षा है कि नहीं है, वो सारी व्यवस्था है कि नहीं। ये वो लोग हैं मजहबी लोग जो देश में शरिया कानून लादना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। वही गरीब मुसलमान बच्चों को आगे पढ़ने के लिए नहीं सोचते। दुर्भाग्य है, सरकार की मंशा मदरसों की बेहतरी के लिए है। हमारा जो संकल्प है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आधुनिकीकरण के लिए हम उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए जब तक जानकारी जिन जिन विषयों में होगी जानकारी प्राप्त करके उनके मजबूती के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम सरकार करेगी। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। बारिश ने शहर को तालाब बना दिया है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर के भीतर, आंगन और दुकानों में भी पानी भर चुका है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं कि हर जगह पानी ही पानी नजर। आप देखिए ये शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं कि आंगन में रखे सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। स्थिति देखा जाए तो पूरा महानगर डूब चुका है। इस वक्त नगर निगम कुलकर्णी नीच हो रही है, जनता परेशान है। लगभग 2 कल रात से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन नगर निगम का कोई भी कर्मचारी उनको रास्ते में कहीं सफाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। स्थिति बहुत भयंकर है, पूरा जल जमा। वहीं कुशीनगर में भी मूसलाधार बारिश से कई मोहल्लों में पानी भर गया। घर और दुकान में पानी भर चुका है। पानी की निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये कुशीनगर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरीके से जो मोहल्ले हैं वो पानी से लबालब भर चुके हैं। दुकानों को बंद करना पड़ गया है और ये व्यवस्था इसलिए बिगड़ी है क्योंकि जल निकासी के जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो दावे झूठे थे।
जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और बारिश ने उन झूठ बोलने वाले अधिकारियों के झूठ की पोल खोली। और बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। झांसी की सुखनई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से एक युवक बाइक समेत पानी में बहा। कस्बा मऊरानीपुर को शहर से जोड़ने वाले रपटे पर पानी आने से एक युवक बाइक समेत बह गया और पानी में बहे युवक की अब खोजबीन की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो ये सड़क है, ये जो मार्ग है, इसके ऊपर से पानी बह रहा है और इसी रपटे के चपेट में एक युवक आ गया। हालांकि इस तरीके की लापरवाही खतरनाक होती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और इसी में बाइक समेत एक युवक बह गया, जिसको अब तलाशा जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 दिनों से झांसी और ललितपुर में झमाझम बरसात हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बरसात से नदियों में उफान आ गया है और इसका असर ललितपुर में देखने को मिला, जहां सभी बांधों में जलस्तर बढ़ा और पानी डिस्चार्ज करना पड़ा। राजघाट बांध के 18 गेट खोलकर 86,698 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। माता टीला बांध के 8 गेट खोलकर 57,756 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गोविंद सागर बांध के 18 गेट खोलकर 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो देखिए ललितपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माता टीला डैम, राजघाट डैम और गोविंद सागर बांध से पानी छोड़ा गया है और यही वजह है कि 3 बांधों से पानी छोड़ने के बाद नदियां अपने पूरे उफान पर। बड़ी खबर लखीमपुर से भी है, जहां पर थोड़ी देर में शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। जिस तरीके से 2 बहनों का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, उसके बाद से वहां पर भी हंगामा देखने को मिला और अब जानकारी ये मिल रही है कि हालात काबू में हैं और थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार दोनों लड़कियों का होगा। परिवार ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। परिजनों ने सरकारी नौकरी की मांग की है और अधिकारियों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी का भरोसा दिया गया है। हालांकि बीच में ये हालात आए थे कि परिजनों ने कहा कि जब तक लिखित में ये आश्वासन नहीं मिलेंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, लेकिन प्रशासन की भी कोशिश है कि शाम होने के पहले पहले अंतिम संस्कार कर दिया जाए और अब जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी फांसी की सज़ा करी जाए और एक लड़का की हमारे नौकरी चाहिए और तो सहायता मुआवजा तो 9 लाख रुपया बताओ थे। 9 लाख। आपकी क्या मांग? आपकी मांग हम तो 1 करोड़ मांगी। 1 करोड़। गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पर नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। सड़क पर लोगों ने कई गाड़ियों को पलट दिया। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद यह हंगामा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से आपको बता दें। ये देखिए तस्वीर आपको, किस तरीके से गाड़ियों को लोगों ने पलट दिया। गुस्साए हुए लोग हैं। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई थी तो लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। नाराज भीड़ ने एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियों को पलट दिया। एक गाड़ी पलटते हुए दिखाई और देखिए ये दूसरी जो पुलिस की जीप है, इसे भी लोगों ने पलट दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। नाराज भीड़ ने सीओ सिटी लक्ष्मीकांत की गाड़ी को भी सड़क पर पलट दिया। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को सड़क पर पलट दिया। हंगामा करने वाले यही नहीं रुके, पास में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी के कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गोंडा के एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को देखकर अराजकता फैलाने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये तस्वीर हम गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बवाल हुआ है और बवाल की वजह यह है कि पुलिस कस्टडी में एक 24 साल के युवक की मौत हो गई और इसी से लोग नाराज। देखिए सबसे पहले इन लोगों ने एक टाटा सूमो को पलटा, कई लोग जो थे वो जुट गए और देखिए इस तरीके से गाड़ी को पलट दिया गया और उसके बाद फिर ये लोग बढ़े और इन्होंने सीओ सिटी की गाड़ी को भी पलट दिया। अब देखिए आपने टाटा सूमो पलटती हुई देख ली और देखिए इस जीप को कितनी आसानी से इन लोगों ने पेट्रोल पंप के पास पलट दिया और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पर खड़ी तमाम गाड़ियों में इन लोगों ने तोड़फोड़ की। अब इनकी पहचान की जा रही है, लेकिन ये जो बवाल गोंडा में मचा हुआ है इसकी वजह यह है कि एक युवक की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में और लोगों का कहना है कि पुलिस ने उसकी हत्या की है, पुलिस पर आरोप है और इस बात को लेकर लोग
बहुत उग्र हो गए हैं और उसी के चलते ये हंगामा पूरा देखने को मिला है। तो गोंडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने 2 गाड़ियों को पलट दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और आजमगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध चल रहा है। 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी बारिश में भी सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो आजमगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध ये लोग कर रहे हैं। 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी बारिश में भी सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। की संख्या तो यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान थे। जैसा कि आप देखे ही तमाम इतनी बारिश हो रही थी 10 किलोमीटर तक। उसके बाद भी घर से महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष सब लोग निकले हैं। जो है बारिश भी जो इनको रोक नहीं पाई, क्योंकि इनके सामने जो है पूरा घर जा रहा है, पूरा जमीन जा रही है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनका पूरा घर और मकान सब जा रहा है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आए और सरकार से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इसके विरोध में हैं। जो हवाई पट्टी है वर्तमान में उसी को आप चालू करिए। ये हवाई अड्डे का विस्तारीकरण से कोई हम लोगों का लाभ नहीं होने वाला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम जुड़ गए हैं। खुर्रम, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, लंबी मानव श्रृंखला देखने को मिल रही है। जो विस्तारीकरण है, किसी भी तरीके से अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, घर अधिग्रहण करती, तो मुआवजा मिलता है। मुआवजे की नीतियों से ये लोग परेशान है या फिर ये चाहते ही नहीं कि विस्तारीकरण किया जाए एयरपोर्ट का? अवधेश जी, देखिए, आजमगढ़ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है। इसको लेकर के 2 चरणों में इसका विस्तारीकरण हो रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाना है। इसके लिए लगभग 650 एकड़ से ज्यादा की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसके लिए लगभग एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लेकिन स्थानीय किसानों ने इसका पूरी तरह से विरोध शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि मुआवजे की बात नहीं वो कर रहे हैं। किसान पूरी तरीके से इस जमीन को नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि हमारी उपजाऊ जमीन है, साथ साथ हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे में हम कहाँ विस्थापित होकर के जाएंगे। तो साफ तरीके से किसानों ने ये कह दिया है कि हम ये जमीन नहीं देंगे। इसी क्रम में आज एक तेज बारिश के बीच भी किसानों ने लगभग 8 किलोमीटर की मानव श्रृंखला सड़क के किनारे बनाई। ये इनका एक विरोध प्रदर्शन का स्वरूप है और आगे भी इनका ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इस जमीन को एयरपोर्ट के लिए नहीं देंगे। लेकिन तो प्रशासन का कहना है कि वहीं दूसरी ओर प्रशासन ये कह रहा है, जब हमारी प्रशासन से बात होती है तो वो कहते हैं कि किसी भी किसान का कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो किसान सड़क पर आज दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं विरोध को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, हल कैसे निकलेगा? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का खासतौर से जो है कि स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधियों का एक तरीके से जो सत्तारूढ़ दल के लोगों का तो ये कहना है कि एयरपोर्ट बन जाएगा तो इसका विकास होगा। लेकिन वहीं जो विपक्षी समाजवादी पार्टी है उनके लोगों ने जिला अधिकारी को 2 दिन पहले एक ज्ञापन भी दिया था और वो भी नहीं चाहते कि इन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका खुर्रम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर है, सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं सपा नेता आजम खान। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद यूपी भवन गए हैं आजम खान और आज यूपी भवन में ही रुककर कल कानपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा भी मौजूद हैं। तो सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनको वहां से छुट्टी मिल गई है। आज यूपी भवन गए हैं और कल रामपुर जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अगर अब बात करें तो स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। रविवार देर रात उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई थी और सीने में जलन हुई थी, जिसके बाद वो दिल्ली आए थे और सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें माइनर हार्ट अटैक बताया था और जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और हृदय में स्टंट डाले गए। आईसीयू में आजम खान भर्ती हुए थे, जिसके बाद अगर बात करें तो फिलहाल वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और अभी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भवन में मौजूद है। चूंकि आज ही आजम खान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज होकर के सीधे वो उत्तर प्रदेश भवन में आए हैं और यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों तक वो दिल्ली में रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को देख सकते हैं और उसके बाद फिर वो रामपुर वापस जाएंगे। चूंकि अगर बात करें तो आजम खान के साथ यहाँ पे उनके परिवार के कई सारे सदस्य मौजूद हैं। पुत्र अब्दुल्ला आजम मौजूद है, पत्नी
बेटी तंजीम फातिमा मौजूद है और इसके साथ साथ परिवार के कई सदस्य मौजूद हैं। चूंकि जिस तरीके से आजम खान की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनको एंजियोप्लास्टी हुई और आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस उत्तर प्रदेश भवन आ गए हैं। अगले कुछ दिनों में वो रामपुर वापस जाएंगे, जहां पर जाकर के अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर से सक्रिय होंगे। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बड़ी खबर प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच टीम बाघंबरी मठ में मौजूद है। सीबीआई के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी केएस नेगी और सीबीआई इंस्पेक्टर मौजूद हैं। खुदकुशी के 1 साल के बाद आज नरेंद्र गिरी का कमरा खोला जाएगा। घटना के बाद इस कमरे को सील कर दिया गया था। बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का कमरा है और इसे आज खोला जाएगा। तो 1 साल के बाद सीबीआई की टीम पहुंची है। 17 तारीख को यानी कि 17 सितंबर को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और अब सीबीआई की टीम पहुंची है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के 1 साल के बाद सीबीआई की टीम आज सरकारी अमले के साथ एक बार फिर से बाघंबरी मठ पहुंची है। उस बाघंबरी मठ में जहां पिछले साल 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उस कमरे को सील कर दिया गया था जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहते थे और इस वक्त हम मौजूद हैं बाघंबरी मठ में ही। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की मंजिल है वहीं पर सीबीआई की टीम, मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स जो है वो मौजूद है। महंत नरेंद्र गिरी के उस कमरे को खोलने की कवायद की जा रही है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहा करते थे। जो मठ के मौजूदा महंत हैं बलबीर गिरी, वो काफ़ी दिनों से परेशान थे। इस कमरे को खोले जाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे। अदालत तक में उन्होंने अर्जी दाखिल की थी लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन अदालत के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर आज महंत नरेंद्र गिरी के उस कमरे को खोले जाने की कवायद की जा रही है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहा करते थे। तो सीबीआई की टीम और पुलिस प्रशासन के लोग तकरीबन 2 बजे यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद से जो है वो ऊपर के कमरे को खोले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एक एक सामान का मिलान किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी कराई जाएगी और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कमरा खोले जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस दौरान जो मठ बाघंबरी गद्दी है उसके गेट को बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया के लोगों को भी गेट के नज़दीक ही रखा गया है, उनको भी ऊपर की मंजिल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, लिहाजा गोपनीय कार्रवाई है। सारे तथ्यों का और अंदर कमरे में क्या कुछ सामान रखे हैं उनका मिलान किया जाना है। इस वजह से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के तकरीबन 1 साल के बाद आज एक बार फिर से बाघंबरी मठ में सीबीआई की टीम पहुंची है, सरकारी अमला पहुंचा हुआ है और महंत नरेंद्र गिरी के कमरे को खोले जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब जो अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी जो प्रक्रिया चल रही है इसके खत्म होने में शाम का वक्त लग सकता है। तकरीबन 5 से 6 घंटे में ये कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है और इस दौरान जो है बाघंबरी मठ में खासी गहमा गहमी का माहौल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कमरा खोला जाएगा उसमें से आखिरकार क्या कुछ सामान मिलते हैं, क्या कुछ नए चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं या नहीं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।